हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ में। आज क्या हुआ, थोड़ा पीडीएफ इस पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि कई दिनों से क्लास नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये नागरिकता से संबंधित जो भी पॉइंट बचे हुए हैं उनको आज खत्म करा दिया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 से। ठीक है, कब से? नागरिकता अधिनियम 1955 से। थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज को। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कुल 5 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 5 विधियां। ठीक है, याद करते चलेंगे साथ साथ। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ पर मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं आपको जो नागरिकता मिलेगी जन्म के आधार पर मिलेगी। किस आधार पर मिलेगी? जन्म के आधार पर। किस आधार पर? जन्म के आधार पर 1986। ठीक है, तो देखिए भारत में जन्म लेने वाले, मतलब जो भारत में जिसने जन्म लिया है, भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जो भारत में जन्म लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी व्यक्ति है वो आया भारत में और उसके बच्चे का जन्म भारत में हो गया तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। भारत में नागरिकता मिलेगी। देखिए कैसे, ये 5 विधियां हैं। जो 5 विधियां आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि आपके माता पिता भारत के नागरिक हो तो। बात समझ में आई? ऐसा नहीं कोई विदेशी आया और विदेशी का यहां मतलब घूमने आया और उसकी अगर कोई किसी बच्चे का जन्म होता है उनके द्वारा तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसके माता पिता क्या हो? भारतीय हो और उस बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो पहली बात समझ में आई। बोलिए, 5 विधियों में से पहली विधि आपको समझ में आई? 5 विधियों में से पहली विधि समझ में आई कैसे नागरिकता मिलती है बात को। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हम लोगों को जन्म के आधार पर ही क्या मिली है? नागरिकता मिली है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। अगला है वंश के आधार पर। ठीक है, क्या बच्चों? वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता किस तरह से मिलेगी समझते हैं थोड़ा। देखिए विदेश में जन्म लेने वाले, क्या हुआ, जैसे आपका जो जन्म है वो विदेश में हुआ है। कहां हुआ है? वंश के आधार पर। ठीक है, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। क्या बोला गया? विदेश में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो क्या उसको नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? जैसे आपके माता या पिता विदेश में घूमने गए हैं। माता पिता दोनों लोग मान लो विदेश में घूमने गए। माता और पिता दो व्यक्ति हैं, विदेश में घूमने गए और विदेश में जाने के बाद क्या हुआ? उनके एक संतान हुई। क्या हुई? संतान। तो उस संतान को भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर माता पिता भारतीय हैं, अगर किसी बच्चे का जन्म किसी दूसरे देश में होता है तो उस बच्चे को, उस संतान को भारत की नागरिकता दी जाएगी। मान लो ये इन दोनों में से दोनों व्यक्ति जो हैं वो दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं? वहां पर कार्य कर रहे हैं। 6 महीने से अधिक समय हो गया उन्हें रहते हुए और उनके संतान जो होगी उसको भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी भाई। क्या होगी? बिल्कुल मिलेगी। ये जो दूसरा पॉइंट है इसी पर बात कर रहा है। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। मतलब दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होगा तो उसको क्या मिलेगी? भारत की नागरिकता मिलेगी। एग्जाम्पल पर आप देख सकते हैं शिखर धवन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, पंजीकरण के आधार पर कैसे मिलती है भारत की नागरिकता? पंजीकरण से मिलती है। चलिए देखिए कैसे होता है ये पंजीकरण। यदि विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए, अगर विधि द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करनी है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल भारत में लगातार रहना पड़ेगा। 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इसी विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। अब एक बात याद रखना, कोई व्यक्ति 7 साल से लगातार भारत में रह रहा हो और उसे नागरिकता भारत की चाहिए हो तो क्या लगता है उसको भारत की नागरिकता मिल ही जाएगी 100%? जरूरी नहीं है। ठीक है, 100% ये क्लियर नहीं है कि उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाए। हाँ, ये क्राइटेरिया पूरा करना होगा तभी मिल सकती है। ठीक है, मिल सकती है, ये जरूरी नहीं कि मिल जाए। चलिए अब देखेंगे चौथा पॉइंट है देशीकरण। क्या है? देशीकरण के आधार पर। चलिए आप इसको समझिए। देशीकरण वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो। कैसा हो?
किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच हो किसी व्यक्ति की, ठीक है, इसके अलावा वैज्ञानिक हो, कला के क्षेत्र में उसका योगदान रहा हो, ठीक है, कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में कम से कम 10 साल से रह रहा हो, तो उसको भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। अब अगला पॉइंट आता है अर्जित भूमि। क्या आता है? अर्जित भूमि। तो इसके आधार पर कैसे नागरिकता मिलेगी? जो अर्जित भूमि है, जैसे हमने पढ़ा था 35वां संविधान संशोधन, कौन सा? 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। तो इन दोनों में हम लोगों ने क्या समझा था? जो सिक्किम था वो अर्जित किया हुआ क्षेत्र था। सिक्किम जो राज्य है वो क्या था? अर्जित किया हुआ राज्य था। अर्जित किया हुआ क्षेत्र था या नहीं था? बिल्कुल था, क्योंकि वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था। लेकिन जब 36वां संविधान संशोधन होता है तब इसको भारत की क्या मिलती है? भारत के अंदर राज्य का दर्जा इसको प्राप्त होता है। किसको? सिक्किम को। तो उसी पर चर्चा करेंगे। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर क्या है? किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। तो सिक्किम के सभी व्यक्तियों को नागरिकता मिल गई कि नहीं मिल गई? सिक्किम के सभी व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिली। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहां के निवासियों को दी गई नागरिकता। और इसके अलावा एक और उदाहरण है बांग्लादेश। बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता दी गई भारत की। किसको? परगना जिले को, है ना। कहां का है? बांग्लादेश का। इस पर बहुत लंबा विवाद है, अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर भी एक बढ़िया सा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बताएं इस जो बांग्लादेश वाला विवाद रहा है, परगना वाला, उस पर वीडियो चाहते हैं आप लोग? अगर चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पर चढ़ते हैं। अब हम देखो समझेंगे एनआरआई क्या होता है, ठीक है। एनआरआई के बारे में समझेंगे। एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडिया, है ना। तो ये क्या होता, क्या है, कैसा व्यक्ति होता है, किसे बोलते हैं एनआरआई? तो भारत का वह नागरिक, कौन सा नागरिक? भारत का वह नागरिक जो भारत में नहीं रह रहा हो। अभी क्या है? भारत में नहीं रह रहा हो, लेकिन वो भारत का नागरिक हो। क्या? भारत में नहीं रह रहा हो लेकिन वो भारत का नागरिक हो, और वह विदेश में 6 माह से ज्यादा, क्या हुआ? विदेश में 6 महीने से ज्यादा उसको समय हो गया विदेश में रहते हुए, तो उसको एनआरआई कहेंगे। अब वो चाहे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया हो, चाहे नौकरी करने के लिए गया हो, किसी भी काम से गया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एनआरआई कहेंगे, नॉन रेसिडेंट इंडिया, ठीक है। इसके बाद आता है ओवरसीज नागरिकता। ये क्या होता है? ये कौन सा बवाल है भाई? ओवरसीज नागरिकता क्या होती है? तो इसको समझो। इसे 2005 में लक्ष्मी मल, क्या नाम है? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति द्वारा क्या हुआ था? द्वारा जोड़ा गया था। ओवरसीज नागरिकता को 2005 में लक्ष्मी मल सिंघली समिति द्वारा इसको जोड़ा जाता है। सबसे बढ़िया पॉइंट ये है, यहां पर स्टार लगाएं आप लोग। 2005 में लक्ष्मी मल सिंघली समिति द्वारा इसको जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपति जैसे हम बहुत बड़े आदमी बन गए भाई, है ना। और बड़े आदमी बनने के बाद हम कहां पहुंच गए? अमेरिका पहुंच गए, और अमेरिका की नागरिकता ले ली। वैसे तो हम घर पे आते थे, अपने भारत में वापस आते थे लौट के, ठीक है। हम भारत में क्या करते थे? वापस आते थे और विदेश से कमाया हुआ सारा धन भारत में देते थे लाकर। लेकिन अब क्या, हमने विदेश यानी अमेरिका की नागरिकता ले ली। सपोज, वैसे मेरे लिए इंडिया सबसे पहले है ना, तो मुझे किसी देश की नागरिकता की जरूरत नहीं, सिर्फ भारत मेरे लिए सबसे आगे है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर मान लो मैंने अमेरिका की नागरिकता ले ली, अब वहां से जो विदेशी मुद्रा था, विदेशी मुद्रा जो लेकर आ रहे थे, विदेशी धन लेकर आ रहे थे, तो भैया हमने वहां की नागरिकता ले ली। और हमारे देश की जो नागरिकता लेने की जो पद्धति है वो कैसी है? एकल नागरिकता। भैया वहां की नागरिकता अमेरिका की हमने ले ली, तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो उसीलिए इसी कारण 2005 में ये ओवरसीज नागरिकता का प्रावधान लाया गया। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर समझना, बड़ा, अरे भैया बड़ा होशियार है हमारे देश के नेता भी, है ना। तो इन्होंने क्या किया? विदेश की नागरिकता ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब वहां से तुम घूमने तो आओ भैया, आराम से तुम्हारा स्वागत करेंगे, भारत के लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे। आओ भाई, आ जाओ आ जाओ। क्यों करेंगे स्वागत? इसलिए करेंगे कि भैया तुम वहां विदेश की नागरिकता ले बैठे हो,
मतलब हम वहां कहाँ की, विदेश की नागरिकता ले बैठे हैं। अब भारत में आ रहे हैं तो भैया हमें वीजा की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसीलिए ओवरसीज नागरिकता का प्रावधान किया गया। हम पहले भारत के नागरिक थे और मैं आज एक उद्योगपति हूं, और जब मैं भारत आऊंगा तो मुझे वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हम पहले से ही क्या थे, भारत के नागरिक थे, और हमने क्या किया, ओवरसीज नागरिकता मिल गई है। ठीक है, क्या मिल गई? ओवरसीज नागरिकता मिल गई, तो वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आएंगे, जितना चाहे मस्ती करेंगे भारत में आके, और आराम से विदेश का मतलब अमेरिका का, रूस का, जहां भी हम जॉब कर रहे हैं वहां का पैसा आके भारत में लुटाएंगे आराम से, है ना। तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो बड़ा दिमाग लगाया, और यहां पर देखिए स्टार लगा लेना बड़े अच्छे से। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, क्या दिया जाता है? ओवरसीज नागरिकता। ठीक है, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, क्या किए हैं? उद्योगपतियों को दिया जाता है, यह जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है। ठीक है, अब बात बोलिए, समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे समझिए, एक नोट डालिए सभी लोग, फटाफट नोट डालिए, नोट डालिए, उसके बाद वीजा समझते हैं हम लोग क्या होता है। नोट, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने, क्या बोला गया? देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने पर भारत की नागरिकता पूरी तरह से समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आकर आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अच्छा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, बताइए भारत में किसी भी व्यक्ति की अगर नागरिकता को समाप्त करना हो तो वो कौन करेगा? तो कौन करेगा भाई? गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और गृह मंत्रालय अभी किसके पास है, जरा बताएं कमेंट करके। गृह मंत्रालय अभी किसके पास है? अमित शाह के पास है ना। किसके पास है? अमित शाह के पास। चलिए अब वीजा को समझते हैं। वीजा क्या है? देखिए, जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां हमें जाने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। लेकिन क्यों होती है? होता क्या है भाई? किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। भैया अनुमति तो लेनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं हम किसी के, जैसे अभी आपका पड़ोसी है, पड़ोसी के घर जाना है तो क्या आप ऐसे ही चले जाएंगे उसके घर पे? नहीं जा सकते ना, तो उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप घर तक चले गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घर के पास पहुंच गए, बाहर खड़े, तो उसकी परमिशन लेंगे और क्या करेंगे? गेट को बेल बजाएंगे ना, बेल बजाएंगे तभी तो आप अंदर जाएंगे। वैसे यहां पर भी आपको क्या करनी पड़ेगी? यहां पर भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, जब अनुमति लेंगे, इस अनुमति को वीजा कहते हैं। जो अनुमति होगी ना उसी को क्या कहेंगे? वीजा कहते हैं। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते, और बिना वीजा के भैया किसी दूसरे देश में प्रवेश भी नहीं कर सकते। अब पासपोर्ट समझते हैं। पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट भी बहुत बढ़िया बात समझेंगे आप। पासपोर्ट क्या होता है? देखिए, पासपोर्ट क्या होता है, जैसे अभी दूसरे देश में जा रहे हो आप, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? वीजा, दूसरे देश की अनुमति लेनी पड़ रही है। लेकिन पासपोर्ट में क्या होता है? अपने देश की ही अनुमति लेनी पड़ती है। यहां पर क्या होता है? अपने देश की अनुमति लेनी पड़ती है। यहां पर देखो कैसे, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। कोई दिक्कत? वैसे तो फालतू में लोग बनवा लेते हैं, उन्हें कहीं नहीं जाना है, विदेश कहीं नहीं जाना। अब पड़ोस में दिखाने के लिए, देखो भैया हमारे भी पास देखो पासपोर्ट है ना, देखो हमारे पास क्या है? पासपोर्ट है। अरे फ्री में ऐसे ही मतलब मस्ती में मत बनवा लेते हैं भाई जाना तो कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी बनवा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे CAA। ये बहुत बड़ा बवाल रहा है भारत में। अभी कुछ समय पहले इस पर बहुत बड़ा बवाल रहा था 2019 के समय पे, तो इसी को अब हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, CAA क्या है? इस पर बड़ा तगड़ा बवाल रहा था। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नागरिक संशोधन अधिनियम। तो इस पर बवाल क्या रहा था, पहले पूरा इसको समझते हैं, पूरा इसका इतिहास जानते हैं। क्या है CAA? तो देखिए, यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 की बात है भैया, अभी की बात नहीं है। अभी जो 2019 में बवाल रहा, ये अभी की बात नहीं, 1955 की बात है। 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके, क्या बोला? 1955 का नागरिकता जो कानून था ना, उसको संशोधित किया गया। क्या किया गया? उसमें संशोधन किया गया। संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर, डेट याद रखना,
31 दिसंबर 2014 की 14 के, सॉरी यहां पर के होगा, के पहले, कब, 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना, क्या होगा, प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक, कहां, कौन कौन से देश, देश भी याद रखना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक, जो धर्म से क्या हुए हो, किसी दूसरे धर्म से प्रताड़ित किए गए, जो दूसरे धर्म के लोग हैं और प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और वो कौन कौन से धर्म के लोग होंगे, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, क्या होंगे, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई, इतने लोगों को दी जाएगी, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, इसके अलावा पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले, पहले क्या हुआ, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक जो भारत में आ गए हैं, उनको, अब ये कौन कौन है अल्पसंख्यक, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, और कौन है, पारसी है, ईसाई, इनको क्या किया जाएगा, भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए क्या बोला गया, इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए, मतलब ये जो 10 या 11 साल जो भारत में रहना पड़ेगा, पहले भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद नागरिकता दी जाती थी, उसमें छूट दी गई। सिर्फ इतना संशोधन किया गया, जो 10-11 साल रहने के बाद आपको नागरिकता मिलती थी, उसमें छूट दी गई। अभी हमने बात की थी 7 और 11, 7 और 10 की बात की थी, 7 साल कम से कम भारत में रहा हो, है ना, और दूसरा रजिस्ट्रेशन वाला बात की थी, और ये क्या था, कला विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, किसी भाषा का जानकार हो, तो उसको 10 साल भारत में रहना होगा, उसके बाद उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और यहाँ क्या था, पंजीकरण के आधार पर, है ना, पंजीकरण कराया हो, उसके बाद 7 साल इसमें भारत में रहा हो, उसको नागरिकता मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा संशोधन किया गया, 11 वर्ष था, पहले सिस्टम क्या था, 11 वर्ष का, तो 11 वर्ष की बजाय छूट देते हुए कहा गया इस अवधि को केवल अब 5 वर्ष, सिर्फ कितना कर दिया गया, अब 10 वर्ष नहीं, आपको 5 वर्ष रहना पड़ेगा। किन लोगों को, हिंदुओं को, बौद्धों को, सिख और जैन, पारसी और ईसाइयों को 5 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। और जिसके भी 5 वर्ष हो गए 2014 के बाद, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 में जिसको 5 सालें हो गई, मतलब इसके बाद, और 19 में भाई 5 सालें हो गई, सीधी सी बात है, इसके बाद 5 सालें हो गई 19 में, तो 19 में उन सभी को नागरिकता मिल जाएगी। तो यही आया था सीए 2019। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के साथ, देखिए 20 दिसंबर 2019 को, कब, 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देकर अधिनियम को लागू कर दिया गया। मतलब पाकिस्तान से कितने शरणार्थी आए थे, 7, जो कितने साल से रह रहे थे भारत में, 5 साल थे, और 20 दिसंबर 2019 को उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। अब आप समझ सकते हैं क्या है ये पूरा कानून, आप अच्छे से समझ गए होंगे। बोलिए, ये बात पूरी समझ में आ गई। ये कानून कब का था, 1955 का, उसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद क्या किया गया, यहां पर जो अल्पसंख्यक थे, कहां के थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसके बाद अफगानिस्तान, यहां से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन जो समय 11 साल था उसको घटाकर 5 साल कर दिया गया। ठीक है, बोलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब आप समझेंगे एनआरसी। एनआरसी क्या, ये देखिए, ये सब कुछ बवाल वाला सिस्टम अभी चल रहा है ना, लेकिन अभी ये समाप्त हो चुका है। पूरा जो बवाल चल रहा था अभी तक, वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब इसको सिर्फ पढ़ लें। एनआरसी क्या होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। क्या होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भवन के राष्ट्रपति नागरिक पंजीकरण भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजीकरण है। क्या है, समझना थोड़ा।
एनआरसी नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन, मतलब एक तरह से एक रजिस्टर है ये, है ना। भारत के लोगों का ये क्या है, सिटीजन यानी भारत के नागरिकों का एक रजिस्टर है, ठीक है, राष्ट्रीय रजिस्टर है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजीकरण है, ठीक है, जिनमें उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं, किसके, उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक नागरिक हैं। कहां के, असम के वास्तविक नागरिक हैं। यह पंजीकरण विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। तो एनआरसी जो बनाई गई थी, आपसे पूछा जाए एनआरसी किसके लिए बनाई गई थी, तो बेटा याद रखना कहां के लिए बनाई गई थी, असम के लिए, ठीक है, असम के लिए बनाई गई थी। अब थोड़ा इसमें और समझते हैं, थोड़ा और गहराई में चलते हैं, थोड़ा और डुबकी लगाते हैं कि ये असम के लिए क्यों बनाई गई, है ना। अब भाई दिमाग में घूम रहा होगा ये असम के लिए क्यों बनाई गई। उत्तर प्रदेश था, अरे भैया 28 राज्य हैं, 27 राज्य असम के बाद और भी तो थे, उनके लिए क्यों नहीं बनाया गया, चलिए समझते हैं इसको भी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी, कहां, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, याद रखना, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जब लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत में चले आए थे। कहां से, बांग्लादेश से आए थे। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित अच्छा ये देखिए यहां पर थोड़ा गड़बड़ है, प्रताड़ित लोग थे ना, प्रताड़ित लोग, ये कहां से प्रताड़ित थे, बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे, है ना। क्या बोला गया है, वैसे लोग, ये क्या चल रहा था, बांग्लादेश और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उस समय, और बांग्लादेश पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था तो अपने देश के द्वारा ही सताए गए लोग क्या हुए, देश को छोड़कर भारत में आ गए, ठीक है, बात समझ में आई, कहां आ गए, भारत आ गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा, जो भैया दूसरा देश वहां से भागकर कहां गए, भारत में, तो इस चक्कर में अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट यहां पर बोला है, 2013 में कहा था कि आज एनआरसी लाइए, और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आए हैं, कब, 24 मार्च 1931 से पहले, 24 मार्च डेट याद रखना, 24 मार्च 1931 से पहले भारत आए हैं, उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाए। बात समझिए, मतलब जो 24 मार्च 1971, ये भैया युद्ध के चक्कर में जो शरणार्थी थे, जो प्रताड़ित किए गए थे धर्म को लेकर या किसी और तरह से, जिस जैसे भी किए गए हों, और जो भारत में आ गए हों, और कब आए हों, 24 मार्च 1971 से पहले आए हों, तो उनको एनआरसी के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब याद रखना 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। कब बना भाई, 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनना शुरू हुआ। अब आगे थोड़ा और समझते हैं इसको, थोड़ा और बचा है, आप थोड़ा और समझ लीजिए। देखिए एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए दो लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है। अब भैया 30 डॉक्यूमेंट कौन से, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा तुम्हारे पास राशन कार्ड की कॉपी हो सकती है, उसके अलावा आपके पास मार्कशीट हो सकती है, ये सब क्या है, इनमें से 30 डॉक्यूमेंट में से ही आते हैं, ठीक है। तो एनआरसी के रजिस्टर देखो, एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए आपको 30 डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता थी, ठीक है, एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा, ठीक है, आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। यदि आपके अंदर, यदि माह के, देखिए यहां पर क्या होगा, 1 माह के अंदर, एक यहां लिखेंगे, 1 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो बड़ा थोड़ा घुमाया गया है, क्या किया गया है, अगर आप 1 महीने में, ये 30 डॉक्यूमेंट है, 30 डॉक्यूमेंट में आपके पास कम से कम एक डॉक्यूमेंट हो, और अगर आपके पास उन 30 में से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप भैया खोजें, ढूंढें, आपको एक माह का समय भी दिया गया। देखिए यहाँ पर, सॉरी 4 माह का समय दिया गया,
4 माह का समय दिया गया और 4 माह में अपने आप को क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। और आपको 4 माह के अंदर अपने आप को क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। और 4 माह में अगर आप अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आपको अगर साबित नहीं कर पाता कि आप इस समय से पहले आए हैं, कब से, अभी हमने बताया था 1971 से पहले, है ना, 1971 से पहले आए, अगर ये भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो भी आपको प्रूफ नहीं कर पाता है तो फिर आप कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिर आपका जो काम होगा वो सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। याद रखना, अगर सुप्रीम कोर्ट भी आपको क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं कर पाता है, साबित नहीं करता है कि आप भारत के नागरिक हैं, तो आपकी जो नागरिकता है पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। बोलिए, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्या है, एनपीआर। क्या है, एनपीआर। ये क्या होता है, एनपीआर के बारे में थोड़ा समझिए। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को हम लोग क्या कहते हैं, एनपीआर। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ठीक है, एनआरपी देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। याद रखना, जो आपका एनपीआर है वो देश के नागरिकों का एक रजिस्टर है। नागरिक अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय, ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। किस स्तर पर तैयार किया गया है, अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के अंतर्गत क्या किया गया है, प्रावधान क्या किया गया है, स्थानीय, किस आधार क्या दिया गया, स्थानीय, ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय। ठीक है, इस स्तर पर तैयार किया गया है। आपके परिवार, जो आपका जो परिवार है ना, परिवार कितना है, आपका परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहां रहते हैं, मतलब आपके परिवार में कितने व्यक्ति हैं। पहले तो ये समझिए, जितने व्यक्ति हैं, जैसे आपके परिवार में ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, चाहे मान लो भारत में ही रह रहे हो या कहीं जॉब करने के लिए गए हो, नौकरी करने के लिए गए हो ना, या कहीं भी रह रहे हो। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है इसमें। 2 लोग ये देखिए दूसरी जगह हैं और ये देखिए यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग, हो सकता है देश से बाहर भी हो। तो इस आधार पर क्या होता है, एनआरपी को बनाया जाता है। ठीक है, कि कौन कहाँ रह रहा है और कितने लोग हैं, और इसके अलावा आपके परिवार, आपका जो परिवार है वो कितना बड़ा है, कहाँ का लोग रह रहे हैं। तो इस सारी चीज यहाँ पर एनपीआर में रजिस्टर की जाती है। बोलिए, क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। देखिए, और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया, आपके परिवार, आपका ये यहां पर होगा, आपके परिवार कितना है, आपका परिवार कितना बड़ा है और कौन व्यक्ति कहां रहते हैं, आपके परिवार के, अभी हमने समझाया, आपके परिवार में कौन व्यक्ति कहां रहता है। इस आधार पर एनपीआर बनेगा, इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। ये देखिए यहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपनी सुविधा के लिए इस एनपीआर को लाया है, क्योंकि देखिए जनसंख्या का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत के अंदर कितनी जनसंख्या है ये होना आवश्यक है ना। तो इसलिए एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। अगर एनपीआर अगर नहीं होगा तो भाई आंकड़ा सही नहीं मिल पाएगा। अब कैसे सही नहीं मिलेगा उसको थोड़ा समझ लें आप लोग, अब उसको थोड़ा समझाते हैं आपको। जैसे एक ये परिवार है, अभी हम एनपीआर की बात कर रहे थे, एक ये परिवार है और इस परिवार में कुछ सदस्य रहते हैं। अब वो सदस्यों के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। एक ये सदस्य है और एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। क्या बात है, ये पूरा जिला बना दिया हमने, लग रहा है। तो 1 2 3 4 दूनी 8 सदस्य हैं और इनकी शादी होगी भाई,
1 2 3 4, कितने हो गए? 12। अब शादी होने के बाद इनको इनको और इनको क्या करना पड़ा? बाहर जाना पड़ा। ये यहां पर आ गए, ये देखिए यहां पर आ गए, और ये देखिए यहां पर आ गए। ये पता लगा दिल्ली के अंदर है, ये बिहार पहुंच गए, ये राजस्थान पहुंच गए, ठीक है, जॉब करने के लिए। समझ लो थोड़ा। और घर पर कितने बच्चे? 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति। कितने बच्चे? 6 व्यक्ति। बाहर कितने चले गए? 6 व्यक्ति। भाई 2 इधर आए, 2 इधर आए, अब 2 इधर आए। अब कहोगे सर इन दोनों को भैया क्यों छोड़ दिया घर पे? अरे इन लोगों को खाना भी तो खिलाना पड़ेगा, इसको बना के, है ना, ये खाना बना के खिलाएगी सभी को, तो इसलिए इसको घर पे छोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये समझना जरा, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं यहाँ पर। तो कोई भैया गणना करने वाला आया, जनगणना करने वाला, और यहाँ के ये मुखिया हैं घर के, ये मुखिया हैं घर के, और जो मुखिया महोदय ने क्या करो कि इनका भी काउंटिंग करा दिया, इनको भी गिना दिया, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी। यहाँ पर बोलिए, यहाँ सभी चढ़ गए, बोलिए चढ़ गए या नहीं चढ़ गए? 12 व्यक्ति चढ़ गए इस गणना में। जनगणना जो हुई ये 12 व्यक्ति चढ़ गए। इसके बाद यहाँ पर जनगणना होनी आएगी कि नहीं आएगी? भैया ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में नहीं होगी, तो राजस्थान में भी ये 2 चढ़ गए, बिहार में भी होगी जनगणना, तो यहाँ पर भी ये 2 लोग चढ़ गए, रजिस्टर पर चढ़ गए, यहां पर भी ये 2 लोग चढ़ गए। अब बताइए मुझे, 2 2 4 2 6, ये जो 6 व्यक्ति हैं ये एक्स्ट्रा इस रजिस्टर पर चढ़ेंगे या नहीं चढ़ेंगे? इनकी गिनती अधिक हो गई। भैया 12 सदस्य थे और 12 की जगह पर कितने हम लोगों ने चढ़ा दिए? 18। तो ये सही गिनती या सही काउंटिंग पता करने के लिए, देश में रह रहे सभी व्यक्तियों की वास्तविक संख्या पता लगाने के लिए इसका गठन किया गया या इस रजिस्टर को लाया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर आप इसको एक बार रिवीजन कर ले या फिर एक बार इस वीडियो को पुनः देख लें। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आशा करता हूं आप लोगों को सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में अगले भाग के साथ मिलेंगे, और भाग 2 आपका समाप्त हो गया। और इसी खुशी में आप सभी लोग आज रसगुल्ले बनवाना। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।